Hey guys, welcome back to my channel. This is Dr. Harsham and I welcome you all to my channel. आज जिस टॉपिक में आपके साथ मैं बात करने वाली हूँ वो है डेंगू फीवर। डेंगू के आए दिन केसेस बहुत इंक्रीज कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक बात जो डेंगू में रहती है वो है प्लेटलेट्स का कम होना, क्योंकि एक्चुअली जो डेंगू है ये फैलता है मस्कीटो बाइट के थ्रू। एडीज इजिप्टाई मस्कीटो जो है उसकी बाइट के बाद जो है ये होता है एंड दिस इज़ बेसिकली अ वायरल फीवर। और इसके साथ क्या है, हमारे प्लेटलेट्स जो हैं, प्लेटलेट काउंट जो है वो बहुत बुरी तरीके से फॉल करने शुरू कर जाते हैं। नॉर्मल प्लेटलेट काउंट जो है हमारा वो रहता है 1.5 लाख से 4.5 लाख माइक्रोलीटर ऑफ द ब्लड, राइट। यानी कि 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच में कहीं भी इसकी वैल्यू हो तो इट इज़ नॉर्मल। अब घबराने की बात कब होती है, जब ये वैल्यू जो है 50,000 से कम रह जाए। नॉर्मली देखा जाता है 50,000 के और 1.5 लाख के बीच में भी जब तक रहते हैं तब तक सिम्टम्स आ जाते हैं। पेशेंट को फीवर हो सकता है, बॉडी एक्स बहुत ज़्यादा रहती हैं, मिलेज जिसको हम बोलते हैं, मस्कुलर पेन्स होती हैं बॉडी में, और आंखों में दर्द, इवन व्हेन दे मूव देयर आई बॉल्स उनको दर्द होती है। सिर दर्द बहुत ज़्यादा होता है डेंगू फीवर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका सिम्टम रहता है डेंगू फीवर का। उसके साथ मॉर्बिलिफॉर्म रैश, अभी मैं एक यहाँ पे इमेज लगा दूंगी स्क्रीन पे, इसको कहते हैं मॉर्बिलिफॉर्म रैश। ये जो हमारी बॉडी पे देखे जा सकते हैं ड्यूरिंग द डेंगू फीवर। अब ये जो सिम्टम्स है सारे, जैसे जैसे प्लेटलेट काउंट फॉल होता है ये सिम्टम्स बदलते जाते हैं, मतलब नए और सिम्टम्स आते जाते हैं। जैसे जब तक 50,000 तक प्लेटलेट काउंट होता है तब तक इतनी घबराने वाली बात नहीं होती है, और हम घर पे भी दवाई लेके, मतलब के पास, डॉक्टर के पास जाएं, मेडिसिन ले, और आप घर पे भी ठीक हो सकते हैं। बट जब 50,000 से नीचे आना शुरू हो जाता है प्लेटलेट काउंट, तब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, मतलब ये बहुत ध्यान देने वाली बात हो जाती है एंड पेशेंट को मोस्ट ऑफ द केसेस में हमें हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, क्योंकि जब अराउंड 20,000 रह जाते हैं तब मुंह से ब्लीडिंग, गम से ब्लीडिंग, पेट में ब्लीडिंग, ये ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि प्लेटलेट्स जो होते हैं हमारे बॉडी में वो एंटी हेमरेजिक होते हैं, यानी कि वो ब्लीडिंग को रोकते हैं। पर जब ये डेंगू फीवर हमें अटैक करता है तो आपको मैं इजी लैंग्वेज में बताऊं तो ये बस प्लेटलेट्स की फॉर्मेशन नहीं होने देता, प्लेटलेट्स को डिस्ट्रक्शन उनकी ज़्यादा शुरू कर देता है। उतनी जल्दी वो बन नहीं पाते, जिसकी वजह से उनका काउंट जो है बॉडी में कम होना शुरू हो जाता है। अगर ये 10,000 तक रह जाए तो इंट्राक्रेनियल हैमरेज होने का डर रहता है, विच कैन प्रूव फेटल, यानी कि वो किसी की मौत का कारण बन सकते हैं। इसीलिए डेंगू में ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता रहती है, बहुत ध्यान देना पड़ता है डेंगू फीवर में। क्या कर सकते हैं आप अर्ली स्टेजेस में? देखिए, कोई भी डिजीज़ को अगर हम अर्ली स्टेजेस में कंट्रोल कर लें, कंट्रोल करना बहुत ईजी रहता है और ईजिली हम उसको ओवरकम कर सकते हैं। तो आज मैं आपको एक हर्ब के बारे में बताने वाली हूँ जिसका नाम है टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया, जिससे हमारी एक होम्योपैथिक रेमेडी भी बनती है जो बहुत ही ज़्यादा कारगर काम करती है, बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। और ये एक हर्ब की फॉर्म में, हर्ब से ही बनती है वो मेडिसिन, वो हर्ब रहती है ये गिलोय। तो जो लोग आप में से कुछ नेचुरोपैथी फॉलो करते हैं उन लोगों को ये चीज़ का पता होगा। एंड मेरा भी सबसे पहला मकसद यही रहता है कि अगर हम कुछ ऐसी चीज़ से अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को रेज कर पाएँ, या घर की कोई ऐसी चीज़ से जिससे हमें ज़्यादा फ़ायदा हो सके। तो अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं, साथ में इसका भी यूज़ करते हैं, तो कोई नुकसान नहीं होता और आपका जो प्लेटलेट काउंट है वो बहुत जल्दी बढ़ जाएगा। पर मैं कुछ चीज़ें ना आपको इसके रिलेटेड आज बताने वाली हूँ। अब ये वीडियो बनाने का मेरे मन में कैसे आया, क्योंकि कल मेरे पास एक पेशेंट आई, उसके एक्चुअली बेटे को डेंगू है। तो उसने मेरे से वैसे पूछा कि अगर आप जो मेडिसिन दे रहे हो उसके साथ में उसको ग्लो दे रही हूँ। तो मैंने पूछा कैसे दे रहे हो आप ग्लो? तो कहती मैं ना उसके पत्तों को पीस के दे रही हूँ, है ना। तो मैं आज ये वीडियो क्यों बना रही हूँ, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को नहीं पता है कि ग्लो होता क्या है। फिर अगर पता है ग्लो है क्या, फिर ये नहीं पता कि कौन सा पार्ट इसका यूज़ करना है हमने प्लेटलेट काउंट को इंक्रीज करने के लिए। वैसे तो ये सारा हर्ब भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। ये एक एंटी डायबिटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी पायरेटिक, एंटी एलर्जिक, इसके बहुत ज़्यादा फायदे हैं, इतनी गुणकारी है ये। और अगर मैं इसकी, जो मैंने पूरी स्टडी करी हुई है गिलो की, टीनोस्पोरा की, और अगर इसके मैं बात करूँ, इसका हर पार्ट बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। बट आपने प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए इसको कौन सा पार्ट देना है, कौन सी गिलो यूज़ करनी है और कब कब देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को एंड तक देखें। एंड अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो मेरे चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करें और बेल वाला आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आगे की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।
सो आज हम बात करते हैं गिलो की। गिलो में देखिए सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट क्या है जो मेरे पास है, एक्चुअली मैंने भी ये काढ़ा बनाने के लिए ही ली है। तो ये वाली हमने स्टेम देखनी होती है गिलो की, दैट इज द मेन पार्ट। स्टेम जो होती है ना, इसका मेन पार्ट होता है यूज करने का। अब कौन सी स्टेम यूज करनी है ये भी इम्पॉर्टेंट है। मेरे पास जो स्टेम है मैं आपको ये बता सकती हूँ कि ये वो स्टेम हमने यूज करनी होती है जो पकी हो। अब पकी स्टेम से मेरा मतलब क्या है कि जब एक स्टेम पे और स्टेम्स ग्रो कर जाती हैं, तो ये जो बीच वाली स्टेम होती है, ये देख मेरे पास भी जो है ना, ये अभी भी थोड़ी सी कच्ची है, मगर ये इसको यूज हम कर सकते हैं काढ़े के लिए। क्यों कर सकते हैं मैं आपको वो भी रीजन बताती हूँ। अदरवाइज ये जितनी पकी होगी, जितनी मोटी होगी, ये पक जाती है। लाइक 2 साल के बाद ये पक जाती है, बहुत बढ़िया बन जाती है। कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे की पतली पतली टहनियां जो होती हैं साथ वाली, उसको यूज कर रहे हैं, उसको पानी में बॉईल कर करके यूज करें, उसका फायदा नहीं होता, उसमें एक्चुअली जूस नहीं रहता है। जब इसमें जूस आएगा ना, ये बाय नेचर क्या होता है, जब इसमें जूस आता है इसके ऊपर ये परत आ जाती है। आई डोंट नो कि मैं आपको कैमरे में ये चीज दिखा पाऊंगी कि नहीं, बट मैं समझा पाऊंगी। एक्चुअली आई जस्ट फोकस, ट्राई टू फोकस इट। इसमें एक रेशे होते हैं, आप देख सकते हैं इसमें रेशे हैं। और साथ के साथ आप इधर ना एक चीज और नोटिस कर सकते हैं कि इसके ऊपर एक परत, मैं आपको उतार के ये चीज, हाँ इसके ना, अगर इसको मैं उतारती हूँ तो ये उतर रहा है, ये देखिए, ये देखा आपने, ये चीज उतर रही है। अगर ये चीज आपकी स्टेम से उतरती है तो मतलब उसमें जूस है। जूस आने के बाद ना उसका डिहाइड्रेशन, ये जूस सूख ना जाए तो इस पे कवरिंग हो जाती है बाय नेचर। तो उसको उतार के ना जब आपने यूज करना है, इसको मैं यूज कैसे करती हूँ, इसको मैं काट लेती हूँ नाइफ की हेल्प के साथ, हाथों से भी कट जाती है, ये थोड़ी हार्ड होती है एक्चुअली। तो इसको नाइफ के साथ काट के, मतलब पीसेस काट लेती हूँ मैं इसके, और ऊपर से इसकी ये जो परत है इसको मैं, ये देखिए बहुत इजीली, ये देखिए ये उतर रही है ना, ये परत को उतार लेना है आपने। ये देखिए नीचे से कितनी हरी भरी है ये, एंड दिस इज रियली जूसी, ये जूसी है। तो इसको उतारने के बाद आप इसको काट लें छोटे छोटे पीसेस में और उसको कूट लें, है ना। उसको कूटने के बाद उसका जूस निकाल लें, और वो जो जूस है आपने यूज करना है प्लेटलेट्स के लिए। अब मैक्सिमम लोगों को ये बात पता ही नहीं है, वो इमेच्योर स्टेम्स यूज करते हैं, ऐसे की पतली वाली, इनमें कोई जूस नहीं होता। इनमें देखिए ऊपर कोई परत नहीं है ना, इसके अंदर जूस भी नहीं है, इसमें जूस नहीं है, ये खाली है। ऐसे की नहीं यूज करनी है, ऐसे की स्टेम्प यूज करनी है। और उसका आप काढ़ा भी बना सकते हैं, उसमें चाहे तो थोड़े से तुलसी के पत्ते ऐड कर लीजिए। और ये इतना अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर है आजकल के टाइम पे, आपने ये डेफिनेटली चीज़ यूज़ करनी है। और अगर आप ये करते हैं, ट्रस्ट मी, आपको कोई फीवर नहीं होगा, और आप इसको 2 से 3 महीने तक भी ले सकते हैं इजीली, ठीक है। बट अब हर चीज़ का जैसे फ़ायदा होता है नुकसान भी होता है, मैं आपको नुकसान इसके बताती हूँ। बट उससे पहले एक और बात है, हमारी होम्योपैथी में भी इसका मदर टिंचर आता है टीनोस्पोरा का, वो आप ऑसिमम सैंक्टम के साथ, ऑसिमम सैंक्टम में तुलसी, उसका भी मदर टिंचर है, एंड इचनीशिया, ये तीनों मदर टिंचर्स हम 10-10 बूंद दें, इकट्ठे नहीं मैं रिकमेंड करूंगी, अलग से दिन में 2 बार ही ले सकते हैं। वो बहुत अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर एक्ट करता है, ठीक है। और ये गिलोय तो इतनी अच्छी है, ये इसका एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगी, ये आपको ना पेड़ों के साथ मिलेगी, किसी पेड़ के साथ होती है ये, यूजुअली ये खुद से नहीं, मतलब क्योंकि इसको कोई सपोर्ट चाहिए होती है बढ़ने के लिए। तो ये जब उगती है ना, अगर ये नीम के पेड़ के साथ आपको मिल जाए, वो नीम ग्लो कहलाती है, एंड दैट इज वेरी वेरी यूजफुल। अगर आपको वो मिल जाए, उसकी जैसी तो रीस ही नहीं है, बहुत अच्छा, उसका फायदा और बढ़ जाता है फिर ग्लो का। तो अगर आपको वो मिल जाए तो वो और भी बढ़िया है। अदरवाइज आपको नॉर्मल ग्लो किसी और पेड़ के साथ भी मिलती है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। अब आई नुकसान की बात। नुकसान वैसे एज इट इज कुछ नहीं होता, देखिए एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो अगर आप आजकल ग्लो का रस भी मिल जाता है आयुर्वेदिक शॉप से, टेबलेट्स मिल जाती हैं, पाउडर के फॉर्म में है, नहीं तो ऐसे जो नेचुरल है इसके जैसी तो रीस ही नहीं है, ये आप यूज़ करें, बहुत बढ़िया है। बट अगर आप मान लीजिए कितना ले सकते हैं, तो आपने ये जो है बच्चों को, मतलब जो नवजात बच्चे इन्फेंट्स हैं, यानी कि जो 1 ईयर से कम है, उनको तो आपने ये देनी नहीं है, वो रिकमेंडेड नहीं होती है। और जो बच्चे छोटे हैं, मतलब 5 साल तक के बच्चे हैं, उनको 250 मिलीग्राम से ज़्यादा नहीं देनी है एक दिन में। और जो अपने बड़े लोग हैं, बड़े बच्चे होते हैं, हम लोग जैसे हैं, तो 3 ग्राम से ज़्यादा नहीं देनी है। और आप कितनी दे सकते हैं, 1 ग्राम, 2 ग्राम,
इतनी ले सकते एक दिन में। अगर बुखार है आपको तो आप दिन में 2 बार ही लेंगे। अगर आप काढ़ा ले रहे हैं तो आधा आधा कप काढ़ा दिन में 2 से 3 बार ही ले सकते हैं। अगर आपने एज इम्यूनिटी बूस्टर के लिए लेना है तो दिन में 2 बार ही भी चल जाएगा, और बच्चों को 1 बार ही दिन में काफ़ी है। ठीक है, तो ये है इसकी डोजेस। ज़्यादा लेने से क्या हो सकता है, जो लोगों को शुगर की प्रॉब्लम है, तो उन जो शुगर की मेडिसिन ऑलरेडी ले रहे हैं, या कोई इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिसिन जो होती हैं, जैसे कईयों को SLE की प्रॉब्लम है, वो इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिसिन ले रहे हैं, उनको लो ज़्यादा नहीं लेनी है, थोड़ी क्वांटिटी में ले सकते हैं, ज़्यादा नहीं लेनी है। प्रेग्नेंट फीमेल्स को इसका इस्तेमाल ध्यान से करना है। और अगर आपकी कोई सर्जरी होने वाली है तो 2 हफ्ते पहले सर्जरी से आपने ग्लो लेनी बंद कर देनी है। बहुत ही कारगर, बहुत ही फ़ायदेमंद एक हर्ब के बारे में मैंने आज आपके साथ बात करी है। एंड मेरी एक गुजारिश है आप सबसे कि बनाएं इसका काढ़ा, आप भी लें, अपने बच्चे को भी इनका सेवन करवाएं, क्योंकि इसके साथ जो आजकल ये बुखार बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं, ये होंगे ही नहीं। ठीक है, और अगर बाई चांस किसी को है ये फीवर, तो अगर आप ग्लो लेते हैं तो आपका जो प्लेटलेट काउंट बहुत डाउन आया हुआ है ऑलरेडी, तो वो अच्छी जल्दी से रिकवर हो जाएगा। साथ में डाइट का ज़रूर ध्यान रखें। डाइट में हमने हरी सब्जियां खानी है, तली चीज़ें नहीं खानी है, शुगर जो है कम लेनी है, एंड जो हमारे सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह होती हैं, ये चीज़ें रिएटेड ड्रिंक्स होती हैं। तो मुझे लगता है आज का वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर आज का वीडियो आपको फ़ायदेमंद लगा तो काइंडली ये वीडियो को आगे शेयर करें। लोग बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं आजकल डेंगू से, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, किसी की जान बच सकती है। तो काइंडली शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन। दिस विल नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग, बट किसी के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। टिल वी मीट नेक्स्ट, स्टे शाइनिंग, स्टे स्माइलिंग एंड टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।